किसान एवं बागवान भाई बहनों नमस्कार। दूरदर्शन शिमला से इस समय आप देख रहे हैं कृषि दर्शन का लाइव फोन इन कार्यक्रम। और प्रदेश के किसान एवं बागवान यदि इस कार्यक्रम में बातचीत करना चाहते हैं, आप भी कुछ पूछना चाहते हैं, तो 28000177 और 28000178 पर संपर्क करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। किसान एवं बागवान साथियों, आज हम बातचीत कर रहे हैं प्राकृतिक खेती के बारे में। प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना क्या है, कैसे प्रदेश के किसान एवं बागवान इस योजना से जुड़ सकते हैं, इस योजना का वृहत रूप क्या है, इस बारे में बातचीत करने के लिए हम आइए आज स्टूडियो में मिलते हैं डॉक्टर राजेश्वर सिंह चंदेल से। ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, कृषि निदेशालय शिमला में बैठते हैं, रहते हैं। चंदेल जी, आपका कार्यक्रम में अभिनंदन है, स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले तो किसान एवं बागवान जो हमसे जुड़े हैं वो आपसे यही जानना चाहते हैं, समय समय पर प्रदेश सरकार, भारत सरकार के द्वारा विभिन्न योजनाएं चलाई जाती है, ऐसी ही प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना चलाई जा रही है। ये योजना क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? नमस्कार। जैसा आपने कहा कि विभिन्न योजनाएं भारत सरकार की, प्रदेश सरकार की चलती आई हैं, और इस योजना में फ़र्क क्या है। सबसे पहले ये उद्देश्य रखा गया कि किसान की आय को दुगनी कैसे करना है, और समयबद्ध किया गया। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो एक उन्होंने निश्चित किया था और निर्देश आया है कि 2022 तक हम सभी किसानों की आय को दुगनी करेंगे। हिमाचल प्रदेश सरकार ने इसी लक्ष्य को लेकर फरवरी 2018 में इस जो योजना है प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान, इसकी घोषणा की और लक्ष्य रखा किसान की आय दुगनी करना, और न केवल दुगनी करना बल्कि किसान की उत्पादन स्थिर कैसे हो, उसका बढ़े कैसे, उसका खर्चा कैसे कम हो। इस हेतु इस योजना को हिमाचल प्रदेश में चलाया जा रहा है। और फिर प्रदेश सरकार ने इसके लिए एक स्टेट प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटिंग यूनिट, राज्य परियोजना कार्यान्वयन इकाई, इसका गठन किया, और उसके माध्यम से कृषि विभाग के माध्यम से हम इस योजना को कार्यान्वयन पूरे प्रदेश में कर रहे हैं। किसानों की आमदनी को दोगुना बनाना मुख्य उद्देश्य है, आपके उत्पादन को गुणवत्ता युक्त बनाना भी इस योजना का उद्देश्य है। लेकिन किसान बागवान साथियों, आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा, अभी कुछ दिन पहले ही तो हमने सुभाष पालेकर खेती के बारे में भी समझा था, जाना था, फिर सुभाष पालेकर खेती क्या है? अब हम इस योजना का जो कार्यान्वयन है वो कैसे हो, तो महाराष्ट्र के एक वैज्ञानिक जिन्होंने लगभग 30 वर्षों तक अपने खेतों पे एक लंबा अनुसंधान किया और बाद में एक ऐसे अनुमोदन के साथ वो निकले, उन्होंने कहा कि खेत में फसलों को ना कोई खाद चाहिए और ना पानी चाहिए। ये बहुत बड़ी घोषणा थी उनकी। और उसके बाद उन्होंने इस जो पद्धति विकसित की उसको किसानों तक ले जाना शुरू किया, और धीरे 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 किसानों ने उनके साथ जुड़ना शुरू किया। हिमाचल प्रदेश में इस योजना के जब कार्यान्वयन हुआ, उससे पहले भी हम लोगों ने कुछ प्रदेशों का भ्रमण किया, वहाँ देखा कि किसान किस तरह से इस विधि को अपना रहे हैं। और जब हमें विश्वास हो गया कि हिमाचल प्रदेश का किसान निश्चित रूप से ये विधि आसान है, ये विधि सस्ती है और ये विधि टिकाऊ है, इसलिए हिमाचल प्रदेश में इसका लाभ हमें मिल सकता है, तो हिमाचल प्रदेश में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती, जिसको पहले शून्य लागत प्राकृतिक खेती भी कहा है, ये माध्यम हमने लिया कि किसान से इस विधि से खेती करवाई जाए। राजेश्वर चंदेल जी, कभी वैज्ञानिक कहते हैं कि हमारे किसानों को खाद इस्तेमाल में लानी पड़ेगी, कभी वैज्ञानिक सलाह देते हैं कि रसायनों का छिड़काव भी करना पड़ेगा, फिर कुछ दिन बाद हमारे वैज्ञानिकों ने किसानों को सलाह दी कि आप जैविक खेती की तरफ मुड़ जाओ। अब हम कह रहे हैं कि प्राकृतिक खेती को अपनाना पड़ेगा। हमारे जो किसान बागवान है वो इस समय ये समझना चाहते हैं कि जैविक खेती और प्राकृतिक खेती में क्या भिन्नता है या क्या समानता है? पहले तो मैं बात करना चाहूंगा कि जो आपने कहा कि कभी कुछ कहा कभी कुछ कहा, ये जो विज्ञान है ये गतिशील है। समय के अनुसार क्या आवश्यकता है, उस आवश्यकता अनुसार वैज्ञानिक अनुमोदन होता है। कभी हमारी स्थिति आई थी 1947 में जब हम आज़ाद हुए, उसके बाद हमारे भोजन की कमी थी, हमारी गेहूं को आयात करना पड़ता था, दालें हमारे पास बहुत कम थी, और हरित क्रांति को अपनाने के बाद देश में भरपूर उत्पादन हुआ। किसान ने
खेती से कमाना शुरू कर दिया। किसान ने खेती को भी एक लाभ का, एक ये रोजगारोन्मुख साधन हो सकता है, इसको मानना शुरू किया। परंतु धीरे धीरे जब आगे बढ़े तो पहले हमने, जैसे हमारी विदेशी तकनीक आई, ड्वार्फ वैराइटीज़ आई, और जब ड्वार्फ वैराइटीज़ लगाना शुरू किए तो उसका जो संबंध था, उसको पानी भी चाहिए खेतों में, उसको खाद भी चाहिए, और जब खाद भी दी उसमें हरियाली बढ़ी तो कीट पतंगा बढ़ा, फिर उसके बाद बीमारी आना शुरू हुई। फिर हम एक दलीय एक फसल क्रम में फसल उगाना शुरू हो गए। धीरे धीरे जो हमारी 4 फसलें, 5 फसलें, 3 फसलें खेत में होती थी वो लुप्त होती गई। तो 1980 के बाद कीटनाशकों का, खादों का, फफूंदनाशकों का ये दुष्प्रभाव धीरे धीरे मानव ने इसको देखना, इसको शुरू किया। और आपके ध्यान में आया होगा कि कीटनाशकों का जो फ्लो था देश भर में वो 1980 के दशक के बाद बढ़ना शुरू हुआ। आज हर किस्म की सब्जी बाजार में उपलब्ध है, हर किस्म का फल बाजार में उपलब्ध है, बेमौसमी भी उपलब्ध है। परंतु एक बड़ा विषय गंभीर जो आया है कि जब उपभोक्ता उसको खरीदता है तो एक शंकित होकर खरीदता है कि मैं जो ले रहा हूं, खरीद रहा हूं, या जिसको मैं घर जाके खाऊंगा या खिलाऊंगा, क्या ये शुद्ध है, क्या ये स्वस्थ है। तो ये शंका बढ़ती गई, ये उपभोक्ता का विषय था। परंतु जहां किसान का आया, किसान की पहले उत्पादन बढ़ा, उत्पादकता भी बढ़ी, परंतु धीरे धीरे जैसे समय बीतता गया उत्पादन या स्थिर होता गया या घटना शुरू हो गया। परंतु साथ में फिर उसका जो खर्चा था खेती का वो साल दर साल बढ़ना शुरू हो गया। तो जो मिसमैच हो गया उसकी आमदनी में और उसके उत्पादन में, वो बढ़ता गया। और आज की स्थिति ऐसी आई कि जैसे हिमाचल प्रदेश में हम देखते हैं, युवा एक छोटे रोजगार की तलाश में शहर में चला जाता है परंतु खेती नहीं करता। तो इसलिए पहली बात कि क्यों आवश्यकता आज के वक्त में सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती की आई। दूसरा, आपने एक विषय उठाया था कि जैविक खेती का भी एक बहुत बड़ा विषय चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है। तो जो मैंने पहली बात उठाई कि उत्पादन भी हो और उसका खर्चा भी घटे, यानी कुल आय किसान की बढ़े। जैविक खेती में आदान बाहर से आना शुरू हुए, चाहे वो हमारा फर्टिलाइजर के रूप में थे, जैविक फर्टिलाइजर जिसको हम बोलते थे, चाहे जैविक कीटनाशक थे, जैविक फफूंदनाशक थे। तो किसान को तो ठीक है कि वो जहर जो रसायन था वो खत्म हुआ, परंतु किसान का खर्चा तो बढ़ता ही गया और जैविक उत्पाद तो और महंगे थे। तो किसान को तो ये चाहिए कि उसकी आय कैसे बढ़ रही है, उसका खर्चा कैसे घट रहा है। डॉक्टर राजेश्वर चंदेल का किसान साथियों कहने का तात्पर्य है कि विज्ञान किसान का सहयोग करता है। जिस तरह की आवश्यकता किसान को रहती है, विज्ञान उसी दिशा में अपने कदमों को चलाता है। और आज हमारे किसानों को, बागवानों को, हमारे उपभोक्ताओं को और हम सबको आवश्यकता है ऐसे अनाज की, ऐसी सब्जी की, ऐसे फलों की जो बिल्कुल शुद्ध हो, जिनके ऊपर हम भी विश्वास रख सकें, अपने घर में ले जाकर अपने बच्चों को खिला सके। आज आवश्यकता उस सब्जी उत्पादन की या उस फसल उत्पादन की हमको पड़ गई है। लेकिन चंदेल जी, जैविक खेती में उत्पादन बहुत कम हो गया। किसान बागवान जो हमसे जुड़ रहे हैं वो शायद उनके मन में शंका हो रही होगी कि प्राकृतिक खेती को अपनाकर कहीं उत्पादन कम तो नहीं हो जाएगा। बिल्कुल किसान की शंका ठीक है। हम जब इस विधि को किसान के पास लेके गए तो हमने उसको कंपैरिजन दिया। हमने कहा कि ये विधि है और दूसरी विधि जो किसान कर रहा है, चाहे वो जैविक विधि से कर रहा है, चाहे वो रासायनिक विधि से कर रहा है, वो कंपैरिजन करे। वो अपने घर का छोटा खेत, वो अपने घर का कुछ 10 पौधा 15 पौधा जो अपने घर के लिए वो प्रयोग करता है, उसके लिए वो कंपैरिजन करे। सुभाष पालेकर प्राकृतिक विधि से कुछ खेत का एक हिस्सा छोड़ दे, वर्ष के अंत में या सीजन के अंत में वो उसका कंपैरिजन देखे, तुलना करे। अच्छा लगता है तो आगे बढ़ेगा, नहीं अच्छा लगता तो छोड़ देगा। तो तुलनात्मक इसको रखा है और इसी तुलना का परिणाम है कि हम जिस गति से इस काम को कर रहे हैं, किसान उससे ज़्यादा गति से हमारे से आज आशा व्यक्त कर रहा है। राजेश्वर चंदेल जी, बागवान साथियों ये भी कह रहे हैं कि किसान भी आज
वैज्ञानिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपना सहयोग दे रहे हैं। आने वाले समय में हमारी खेतीबाड़ी समुन्नत हो, इसके लिए सब लोग काम कर रहे हैं। आप इस विषय के संबंध में यदि कोई जानकारी चाहते हैं, कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो 28000177 और 28000178 पर संपर्क कर सकते हैं। प्राकृतिक खेती के बारे में जान सकते हैं। राजेश्वर चंदेल जी जो कार्यकारी निदेशक हैं, पूरे प्रदेश भर का कार्यभार देख रहे हैं, वो आज हमारे बीच बैठे हैं। राजेश्वर जी, अब हमारे किसान बागवान आपसे जानना चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में इस योजना का संचालन किस तरह से किया जा रहा है। देखिए, जैसे मैंने पहले कहा कि हिमाचल प्रदेश की सबसे महत्वाकांक्षी योजना है। हिमाचल प्रदेश की इस योजना को देश के दूसरे राज्य और भारत सरकार का कृषि मंत्रालय भी बड़ी गंभीरता से देख रहा है और इस मॉडल के लिए कई प्रदेशों ने इसको अपनाना शुरू कर दिया है। राज्य कार्यान्वयन योजना है, उसके माध्यम से ये कार्यक्रम चल रहा है और हमारा हर जिला में एक परियोजना निदेशक स्तर का अधिकारी बैठा है और 2 उप परियोजना निदेशक अधिकारी हैं और खंड स्तर पर हमारे ब्लॉक टेक्नोलॉजी मैनेजर और असिस्टेंट टेक्नोलॉजी मैनेजर, ऐसे 3 युवा अधिकारी हर खंड पर बैठे हैं। इन तीनों खंड स्तर के अधिकारियों को हमने बराबर की पंचायतें बांटी हैं और हर महीने निश्चित काम दिया है कि कितने किसानों से ये मिलेंगे। हमारा जो खंड स्तर का अधिकारी है वो मंगलवार से शुक्रवार तक किसान के खेत में ही रहता है। वो हर शाम को कौन से खेत में गया, किस किसान से मिला, वो व्हाट्सएप के माध्यम से प्रदेश कार्यालय को रोजमर्रा की अपनी गतिविधियों से सूचित करता है। तो ये तो इसका संचालन है। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री इसका लगातार निगरानी करते हैं। प्रदेश के कृषि मंत्री लगातार हर महीने इसकी रिपोर्टिंग लेते हैं और स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर, उनको हर महीने रिपोर्टिंग जाती है और ये रिपोर्टिंग भी केवल प्रदेश से नहीं जाती, जिलों से जाती है। सभी प्रदेश के अधिकारी यो खंड स्तर के अधिकारी के साथ सीधे व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़े हुए हैं और हर महीने हर ब्लॉक में प्रशिक्षण शिविर दिया जाता है और जो आज तक, जैसा आपने कहा कि कई स्कीम आई, प्रशिक्षण का हमने फॉर्मेट बदला है। इस योजना में जो प्रशिक्षण दिया जाता है वो 2 दिन का करते हैं। 13 से 14 घंटे किसान को प्रशिक्षण में बैठना है और संख्या भी निश्चित किया कि 30 से ज़्यादा संख्या ना हो। और सबसे अद्भुत बात जो आपको लगेगी वो ये है कि किसान सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती कर रहा है, उसके खेत में ही प्रशिक्षण दिया जाता है। किसी हॉल में, किसी के घर में से बाहर निकलकर वहीं सब आदान बनाए जाते हैं और आदान कैसे खेत में देने, ये खेत में ही प्रशिक्षण दिया जाता है। डॉक्टर चंदेल, ये आपने बहुत बढ़िया कहा कि खंड स्तर पर आपके अधिकारी काम देख रहे हैं, पंचायतों का दौरा किया जा रहा है और सबसे बढ़िया बात जो इस योजना में हमको लगी वो ये कि इसमें जो कुछ हो रहा है वो आपके खेतों में सब कुछ आपके सामने हो रहा है। अब किसान एवं बागवान साथियों, आपको भी 2 कदम आगे बढ़ना होगा और इन वैज्ञानिकों के सहयोग से इस प्राकृतिक खेती को अपनाना होगा ताकि हम भविष्य में अच्छा उत्पादन कर सके। राजेश्वर चंदेल जी, हमारे जो प्रदेश के किसान है, बागवान है, वो जब तक किसी अपने मार्गदर्शक को, किसी आदर्श को अपनी आंखों के सामने नहीं देखेंगे तब तक शायद इस खेती की तरफ आकर्षित होना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। क्या प्रदेश में कोई ऐसा प्रगतिशील किसान है जिसको आप कह सकें कि ये प्राकृतिक खेती कर रहा है, इसका उत्पादन गुणवत्ता युक्त है? क्या कोई ऐसे किसान तैयार हो चुके हैं? देखिए, ये ऐसे किसान ही तैयार नहीं हुए हैं, ये हमारी सफलता का पैमाना है। ये इस विधि की सफलता को प्रदर्शित करते हैं। वर्ष 2019-20 में हमने निश्चित किया था कि 50,000 किसानों को इस विधि से जोड़ेंगे और 50,000 किसानों में कोई अपने छोटे स्तर पे कर रहा है, कोई बड़े स्तर पे कर रहा है, कोई मध्यम स्तर पे कर रहा है, परंतु 50,000 हम जोड़ेंगे। 31 मार्च तक 54,941 किसानों ने प्राकृतिक खेती करना प्रारंभ कर दी है। तो प्राकृतिक खेती प्रारंभ करने का मतलब है कि इतने मॉडल हमारे किसानों के खेत में खड़े हैं। हमने एक और विधि अपनाई है कि जब हम किसान को 2 दिन का प्रशिक्षण दे देते हैं,
उसके बाद उसको उसी जिला में, उसी ब्लॉक में, उसी खंड में जो अच्छा किसान है उसके खेत में भ्रमण के लिए ले जाते हैं और उसी किसान से भी चर्चा करवाते हैं, क्या उसको लाभ हुआ, कहाँ उसको दिक्कत आई, कैसे उसका समाधान हुआ। तो विभाग किसान की चर्चा से ज़्यादा इसको किसान से किसान की चर्चा में परिवर्तित कर दिया है। अभी 96 व्हाट्सएप ग्रुप किसानों के आपस में बन चुके हैं, जो आपस में इसी विधि पर चर्चा करते हैं, अपनी सफलता की कहानी को उसमें बयान करते हैं। प्राकृतिक खेती का संपूर्ण हिमाचल प्रदेश में दौर चल रहा है। हमारे किसान बागवान इस योजना से जुड़ रहे हैं। किसान एवं बागवान साथियों, आप तो जानते हैं प्रदेश में सेब का उत्पादन बहुतायत किया जा रहा है। बेमौसमी सब्जी उत्पादन प्रदेश के किसान एवं बागवान बहुतायत कर रहे हैं। हमारे किसान राजेश्वर जी, अब आपसे जानना चाहते हैं कि सेब में तो बहुत से रोग लगते हैं, सब्जियों में तो बहुत से कीट पतंगे आक्रमण करते हैं, फिर प्राकृतिक खेती में वो शक्ति है कि रोगों से और कीटों से फसलों को बचा सके? ये विषय शुरू में बड़ी गंभीरता से बागबानों ने मुख्यतः से लिया और ये क्योंकि विषय आना भी चाहिए, क्योंकि 8,000 करोड़ से ऊपर का जो कारोबार है वो सेब और सब्जी उत्पादन से है और दोनों में जो फफूंदनाशक और कीटनाशकों का छिड़काव है वो भी अपनी चरम पर है, क्योंकि इतना कीटनाशक, इतना कीट और बीमारियां जो हमारे फल पौधों पे आती है। इस विधि से आप इसकी सफलता का राज इससे समझ सकते हैं कि 800 से ज़्यादा सेब बागवान इस विधि को अपना चुके हैं और छोटे स्तर पे नहीं, हमारे पास आज 25 बीघे पर सेब की खेती, सेब की बागवानी करने वाला बागवान भी है। हमारे पास इस समय हिमाचल प्रदेश में 110 के आसपास पॉली हाउस में किसान बड़ी सफलतापूर्वक इसको कर रहा है। हमारे जो सब्जी उत्पादक हैं वो बड़े स्तर पर इस विधि को कर रहे हैं। सभी कीटों का, सभी बीमारियों का सफलतापूर्वक हमने पिछले 2 वर्षों से प्रबंधन किया है। इसी विधि द्वारा जो हम देसी गाय के मूत्र से और गोबर से जो विभिन्न आदान बनाते हैं, उसे सफलतापूर्वक हमने इनका प्रबंधन किया है। प्राकृतिक खेती जहां हमारे किसानों का, बागवानों का खर्चा कम करती है, वहीं बीमारियों को, रोगों को, कीट पतंगों को भी दूर करने में अपने आप में समर्थ है और सक्षम है। प्राकृतिक खेती को हम सबको अपनाना चाहिए। दर्शकों, आजकल हम सब जानते हैं कि कोविड-19 का दौर चल रहा है। क्या कोविड-19 के इस दौर में ये योजना कुछ लाभकारी सिद्ध हो सकती है? डॉक्टर चंदेल, बहुत से ऐसे बेरोजगार हैं जो कारखानों में, फैक्ट्रियों में, कंपनियों में काम करते थे, वो आज देश के विभिन्न क्षेत्रों से प्रदेश में लौट चुके हैं। उनके पास कोई रोजगार नहीं है, उनके पास कुछ काम नहीं है, परिवार चलाने के लिए कुछ व्यवस्था नहीं है। क्या ये योजना उन बेरोजगारों को लिए भी कुछ सहायता प्रदान कर सकती है? ये आज की जो हमारी चर्चा है, मुझे लगता है इसका प्रमुख विषय भी यही होना चाहिए। हम लोगों ने जिला स्तर पे सभी अधिकारियों को ये निर्देश दिया है कि वो अपने अपने स्तर पर, जिला में हमारे कितने युवा घरों में वापस आए हैं, तो एक आग्रहपूर्वक हम ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर ऐसा कुछ एडवर्टाइजमेंट भी इस पे करेंगे और हमारे जो बीटीएम, एटीएम जो युवा अधिकारी खंड स्तर पर हैं, वो भी अपने अपने प्रधानों के माध्यम से ये आग्रह करने जा रहे हैं कि जो भी ऐसे युवा साथी हमारे प्रदेश में वापस आए हैं, क्योंकि इस विधि में उससे हम खर्चा नहीं करवाएंगे। प्रदेश सरकार ने इसमें कुछ उपदान भी रखे हैं। हम गाय पे 50% उपदान दे रहे हैं प्रदेश सरकार। हम कुछ आदान बनाने के लिए ड्रम्स किसानों को देते हैं। हम किसानों की गाय जो उसका गौशाला है उसमें गोमूत्र इकट्ठा कैसे करना, उसमें 8,000 प्रति परिवार ऐसा उपदान देते हैं। तो ऐसे विभिन्न सहायता हम किसानों को इस योजना के माध्यम से करते हैं। जितने भी कोविड-19 के इस दौर में जितने युवा साथी हमारे घरों को आए हैं, मेरा सबसे निवेदन है कि अपने अपने खंड में हमारे जो बीटीएम और एटीएम युवा अधिकारी हैं, ये खंड कार्यालय में बैठते हैं, या जिला में आत्मा के जो हमारे अधिकारी हैं, आत्मा परियोजना के या कृषि विभाग के कार्यालय में जाके पूछ लें। तो हम सभी से आग्रह करते हैं कि वो खेती अगर शुरू करना चाहते हैं, हम बिना कोई खर्चा करवाए ये खेती उनसे शुरू करवाएंगे। चाहे हमें सरकारी स्तर पर उनके डेमोन्स्ट्रेशन लगाने पड़ेंगे, विभाग उसके लिए भी उन्हें प्रेरित करेगा।
वैश्विक महामारी के इस दौर में ये योजना आपके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध हो सकती है। आप इस योजना से जुड़ सकते हैं और जो बेरोजगार साथी दूर दराज क्षेत्रों से अपने गांव में लौटे हैं उनके लिए ये योजना वरदान बन सकती है। राजेश्वर चंदेल जी, मैं अपना अनुभव आपसे साझा करना चाहता हूं। आजकल गांव में जब हम भ्रमण पर निकलते हैं तो बहुत सारे लोग जो दिल्ली में, चंडीगढ़ में, बॉम्बे में रहते थे, आजकल वो अपनी क्यारियां बना रहे हैं, अपने खेतों में काम कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नौकरी पेशा करते थे लेकिन आजकल घरों में बैठे हैं। वो सब लोग आजकल खेती में जुड़े हैं। और चंदेल जी, ऐसे लोग जिनको कभी हमने खेतों की तरफ जाते नहीं देखा था, वो भी आजकल सुबह सुबह कुदाल हाथ में लेकर खेतों की तरफ रवाना होते हैं। मेरे ख्याल से कृषि विभाग यदि इस समय को संभाल ले और इस समय में जो लोग पलायन करके प्रदेश छोड़कर बाहर चले जाते थे उनको यदि संभाल ले तो शायद प्रदेश में इतना सब कुछ है, हमारी पृथ्वी इतनी दयालु है कि वो हमको बहुत कुछ दे सकती है। आपका क्या मानना है? क्या बेरोजगार आपसे जुड़े कैसे? जो लोग बाहर से आए हैं वो कैसे संपर्क करें? क्या वो अपने खंड कार्यालय में जाएं, क्या जिला कार्यालय में जाएं, या कोई ऐसे दूरभाष नंबर भी है जिन पर वो संपर्क कर सकते हैं? जितने भी हमारे युवा हैं, जैसे आपने अपना अनुभव साझा किया, हमारे प्रदेश कार्यालय में अभी पीछे कुछ युवा आए और वो छोटे स्तर पे नौकरी नहीं कर रहे थे, वो मर्चेंट नेवी में थे। एक महानुभाव न्यूजीलैंड में जॉब कर रहे थे। उन्होंने कहा नहीं, अब घर से वापस जाना अच्छा नहीं लग रहा है। उन्होंने ये नहीं कहा कि नौकरी की दिक्कत आएगी, उन्होंने कहा नौकरी कुछ समय के बाद बुला लेंगे, परंतु उन्होंने कहा अब ऐसा लग रहा है कि हमें कुछ कमर्शियल स्तर पर खेती करनी चाहिए। और जब हम अपने गाँव वापस आए, हमने प्राकृतिक खेती की चर्चा सुनी और हमने सोचा कि जिला स्तर पर या खंड स्तर पर क्या बात करें। हमारे स्टेट प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटिंग यूनिट में वो आए, उन्होंने पूरी चर्चा की और हमने उनको ये सुझाव दिया कि हम खुद आपके खेत की निगरानी करेंगे और अपनी निगरानी में आपसे काम शुरू करवाएंगे। तो ये बहुत बड़ा एक हिमाचल प्रदेश के लिए एक ये कोविड जो है, इसका हम कैसे अपने लिए लाभ ले सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में सब संपदा हमारे पास है। प्राकृतिक खेती में जितने भी आदान चाहिए वो खेत में ही बनने के लिए, जितनी भी हमें पौधा चाहिए, जितना भी हमें सामान चाहिए हमारे खेत में उपलब्ध है। और अभी बड़े अगले आने वाले समय में मार्केटिंग का भी, कैसे हमारा लोकल उत्पाद हमारे लोकल शहरों में ही बिके। एक बहुत बड़ी आबादी ऐसी बन रही है जिसको चाहिए कि मेरा उत्पाद चाहे मुझे महंगा मिल जाए पर ये शुद्ध हो। और जब देसी गाय के गोमूत्र और गोबर की बात सुनता है तो आम उपभोक्ता भी इसके लिए उत्साहित है। महामारी के इस दौर में चंदेल जी, जब भी कभी सब्जी खरीदने जाते हैं, क्योंकि डॉक्टर लोग सलाह दे रहे हैं कि विटामिन सी की पूर्ति होनी चाहिए, हरी सब्जियां खाएं, फल खाएं, लेकिन जब सब्जी की दुकान में जाते हैं तो कई बार बहुत शंका मन में हो जाती है, पता नहीं इसमें कितना रसायन होगा, कितने इसमें जहर मिला होगा। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि भविष्य में ऐसा उत्पाद हमारे प्रदेश के किसान उत्पादित करे जिस पर हमको विश्वास रहे कि ये उत्पाद बिल्कुल शुद्ध है, ये हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा है, बेशक हमको उसकी कीमत थोड़ी ज़्यादा भी देनी पड़े, लेकिन वो शरीर के लिए हमारे उपयुक्त होगा? क्या ऐसा माहौल बन सकता है? आपका क्या मानना है? क्या ऐसा अंदेशा आपको लग रहा है? देखिए, वातावरण बन चुका है। जो कोविड के समय में लोगों का उत्पाद बाहर नहीं जा रहा था, मार्केट में नहीं बिक रहा था, हिमाचल प्रदेश के 54,000 किसानों में एक भी किसान की शिकायत ऐसी नहीं आई कि मेरा उत्पाद बिक नहीं रहा। वो उसने अपनी कीमत पे उसको बेचा, अपने स्थानीय स्तर पर उसने बेचा। तो इसलिए लोगों को अब विश्वास होना शुरू हो गया। बहुत जल्दी हम किसान को एक यूनिक नंबर देंगे ताकि उसका यूनिक नंबर वो अपने पास रखे। वो प्राकृतिक खेती किसान है, उसकी कौन सी फसल है, और जो कोई उपभोक्ता उस डेटा को सर्च करना चाहे वो हमारी वेबसाइट पे उपलब्ध है। और हिमाचल प्रदेश का कृषि विभाग और बागवानी विभाग आप लोगों की सहायता के लिए बिल्कुल तत्पर है। आप अधिक से अधिक संख्या में आकर प्राकृतिक खेती से जुड़े इस प्राकृतिक खेती खुशहाल योजना का लाभ उठाएं। और किसान एवं बागवान साथियों, आज इस बीमारी के दौर में हमने ये भी समझा है कि हमको कुछ ऐसा भी करना चाहिए जो हमारे समाज के लिए हितकारी हो, हमारे लोगों के लिए हितकारी हो। तो यदि हमारा किसान प्राकृतिक खेती को अपनाता है तो शायद इससे बढ़िया चीज हमारे लिए
हमारे किसान के लिए, बागवान के लिए कुछ और नहीं हो सकती। राजेश्वर चंदेल जी, आज आप कार्यक्रम में आए, इतनी महत्वपूर्ण चर्चा आपने की, कार्यक्रम में आने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। आज्ञा दे दर्शकों, नमस्कार।